देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम विजय है और मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। रात के करीब 7 बजे थे और आज मौसम भी बड़ा सुहावना लग रहा था और मैं अपने घर के बाहर की तरफ कुर्सी डालकर बैठा हुआ था कि तभी मुझे अपने पड़ोसी अनिकेत ने आवाज़ देते हुए कहा, अरे विजय, तुम्हें याद है ना, कल हमें शहर के लिए रवाना होना है। और उसके बताने से मुझे याद आया कि हमें अर्जेंट खरीदारी के लिए हमारे गांव से करीब 44 किलोमीटर की दूरी पर स्थित शहर से सामान लेकर आना है, क्योंकि अनिकेत सिर्फ मेरा पड़ोसी ही नहीं बल्कि मेरी एक छोटी सी राशन की कंपनी का मैनेजर भी था। पहले तो मैं ये सारी बातें एकदम से भूल चुका था, लेकिन फिर जब मुझे शहर की याद आई तो मैंने अपनी कंपनी के एक अधिकारी को कॉल किया और सामान बनाने वाले कुछ पदार्थों के बारे में पूछा तो उसने मुझे एक लंबी लिस्ट सेंड कर दी। इससे पहले कि मैं फ़ोन को कट कर पाता वो मुझसे बोला, अरे साहब, एक बात बोलूं, अगर बुरा ना मानो तो। फिर उसने कहा कि आपके गांव से बाहर एक छोटा और शॉर्टकट रास्ता निकलता है जहां कुछ दिनों पहले ही 3 लड़कों की लाशें मिली थी जो काफ़ी बुरी हालत में थे। लोगों का मानना है कि वह करतूत किसी काली ताकत द्वारा की गई है। मैंने थोड़ा हंसते हुए कहा, अरे भाई, ऐसा कुछ नहीं होता यार, किसी एक्सीडेंट के कारण उनकी मौत हुई है। और इतना कहकर मैंने फ़ोन कट कर दिया। फिर मैं उस लिस्ट को देखने में लग गया और उस लिस्ट को पूरी तरह चेक करने के बाद मैं अपने कमरे में जाकर आराम से सोने लगा। सुबह के लगभग 6 बजे जब मेरी आंख खुली तो मेरा पड़ोसी अनिकेत मुझे आवाज़ दे रहा था, यानी कि हमें अभी और इसी वक्त घर से निकलना था, क्योंकि आज का पूरा दिन हमें शहर में ही बिताना था। और फिर हम दोनों गाड़ी लेकर वहाँ से निकल पड़े। जाते वक्त मैंने उसी रास्ते को चूज़ किया था जिस पर लगभग 6 या 7 दिन पहले ही एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। उस रास्ते से निकलते वक्त मुझे ही अपने आप में कुछ अजीब सा फील हो रहा था, मानो मैं किसी सुनसान जगह पर पहुंच गया हूं जहां पर सिर्फ नर्वस फील हो रहा है। इस वक्त मैं अपनी गाड़ी को ट्राई कर रहा था और अनिकेत मेरे बगल वाली सीट पर ही बैठा हुआ था। फिर मैंने अपनी गाड़ी को एक साइड में रोक दिया और साइड में रोकने के बाद मैंने अनिकेत को गाड़ी ड्राइव करने को न्योता दिया और अनिकेत भी बिना झिझके गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और फिर वहाँ से ड्राइव करने लगा। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे बार बार उस जगह पर काफ़ी कुछ अजीब सा फील हो रहा था। मुझे अंदर ही अंदर बेचैनी हो रही थी। और थोड़ी दूर आगे जाने के बाद उस जंगली रास्ते पर अनिकेत ने गाड़ी को ब्रेक लगाया, जिस वजह से मैं भी गाड़ी के ब्रेक लगने का कोई स्रोत देखने लगा कि आखिर सामने की ओर से ऐसी कौन सी दुविधा आ गई है जिस कारण गाड़ी को ब्रेक लगाना पड़ा। लेकिन ऐसा कोई भी कारण मुझे दूर दूर तक दिखा नहीं कि अनिकेत गाड़ी को ब्रेक लगा सके। और फिर अनिकेत ने बताया कि उसे अपने सर में बहुत ही जोर का दर्द हो रहा है, मानो किसी ने उसके सर पर मारा हो। हम दोनों को उस रास्ते पर लगभग आधा घंटा बीत चुका था, लेकिन अब तक हमारी गाड़ी के अलावा उस सन्नाटे से भरपूर रास्ते पर किसी भी गाड़ी या इंसान का कोई नामो निशान तक नहीं था। फिर मैंने गाड़ी को किसी तरह निकाल ही लिया, लेकिन हैरानी तो इस बात की थी कि गाड़ी वहाँ से निकलने के बाद मुझे सब कुछ एकदम सही लगने लगा। जब मुझे नहीं पता कि उस शॉर्टकट रास्ते का कोई कमाल था या फिर मेरे शरीर के अंदर कोई कमजोरी थी, लेकिन हम दोनों को एक साथ इस तरीके से अजीब तरह से महसूस होना थोड़ा हैरानी का सबक था। और बाद में मैंने इस बात को अपने दिमाग से निकाल दिया और गाड़ी को ड्राइव करने लगा। हालांकि अब हम दोनों की अवस्था एकदम सही लग रही थी। और फिर हम लोग शहर के अंदर पहुंच गए, जहां से हमने काफ़ी सामान खरीदा। और सामान को खरीदते खरीदते हमें तो पता ही नहीं चला कि आखिर कब वक्त बीत गया, क्योंकि जब तक हम दोनों वापस घर की ओर बढ़ने वाले थे तो हम लोगों की निगाहें घड़ी की तरफ पड़ी तो उस वक्त शाम के 7 बज चुके थे। और आज पूरा का पूरा दिन भूख के अंदर ही बीत गया और ना ही कोई ठंडा जूस या पानी पिया। फिर मैं अनिकेत के साथ एक होटल की तरफ चल पड़ा। पूरे दिन की कसर हमने एक ही खाने में निकाल ली। हमने दबा कर खाना खाया और फिर जब तक हम वापस लौटे तब तक हमारी टंकी फुल हो चुकी थी। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और अब रात के लगभग 10 बज चुके थे। चारों तरफ अंधेरा छा चुका था और अब हमें भी वापस घर लौटना था, लेकिन अंधेरे की मोटी सी चादर देर रात होने की गवाही दे रही थी। फिर मैंने अपनी गाड़ी को स्टार्ट किया और अनिकेत के साथ वहाँ से निकलने लगा। लेकिन तभी एक आदमी हमारे पास पहुँचा और बोला, भाई साहब, हमें सामान लोड करवाना है, उसके लिए हमें आप में से किसी एक की ज़रूरत होगी। पूछने पर पता चला कि
उन्हें हमारी कंपनी के बड़े गैरेज का कोई पता मालूम नहीं था। पहले तो मैं ही उनके साथ जाना चाहता था, लेकिन बाद में अनिकेत उनके साथ चला गया और उसके बाद मैं भी अपनी गाड़ी लेकर घर की तरफ रवाना होने लगा। आज की रात मुझे काफ़ी देरी हो चुकी थी और अगर मैं हाईवे से होता हुआ घर लौटता तो मुझे बहुत ही ज़्यादा वक्त लगता, जिस वजह से मैंने भी उसी गलती को अंजाम दिया जो अमूमन ऐसे हादसे में हर कोई इंसान कर ही देता है। यानी कि मैंने भी बिना कुछ सोचे समझे उसी शॉर्टकट रास्ते का आजमाना ठीक समझा, जिसके बारे में पहले से ही काफ़ी चर्चाएं की जा रही थी। और इस बार जब मैं उस शॉर्टकट रास्ते पर पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरे सामने की ओर से एक गाड़ी आ रही थी जो मुझे जानी पहचानी सी लग रही थी। और जैसे मैं अपनी गाड़ी को उस शॉर्टकट रास्ते की तरफ मोड़ने लगा तो उस गाड़ी वाले ने हॉर्न बजाना शुरू कर दिया। मैंने भी अपनी गाड़ी को वहीं पर रोक दिया और वो गाड़ी मेरे पास आकर रुकी तो मैंने देखा कि उस गाड़ी के अंदर हमारे गांव के राजनीत काका बैठे हुए थे, जिन्होंने मुझे इस रास्ते से जाने से इनकार कर दिया। दरअसल उन्होंने बताया कि इस रास्ते पर भूत प्रेत आत्माओं का वास है। उस समय मेरे चेहरे पर एक मंद मंद मुस्कुराहट थी। मैंने उनकी एक ना सुनी और अपनी गाड़ी को उसी रास्ते की तरफ मोड़ लिया। लेकिन शायद आज मेरी किस्मत ही खराब थी, क्योंकि गाड़ी एकदम से ज़ोर ज़ोर से डगमगाने के बाद बंद पड़ गई। और इस समय राजनीत काका को भी किसी ज़रूरी काम के चलते बाहर जाना था। और फिर जब मैं अपनी गाड़ी की समस्या को चेक करने लगा तो मुझे पता चला कि गाड़ी का पुराना इंजन पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है और अब इसकी रिपेयरिंग होना भी लगभग नामुमकिन ही था, जिस वजह से अब मुझे पैदल ही घर जाना होगा। लिहाजा मैं अपनी गाड़ी से नीचे उतरा और पैदल यात्रा तय करता हुआ घर की तरफ रवाना होने लगा। मैं अपने कदमों के साथ उसी जंगली रास्ते की तरफ चल पड़ा, जिस रास्ते के बारे में लोगों के मुताबिक अटपटी बातें सुनाई जाती थी। मैं अंधविश्वासी बातों पर विश्वास नहीं करता था, जिस वजह से मैंने इन्हें नज़रअंदाज किया और वहाँ से अपने गांव की तरफ निकल पड़ा। अभी मैं उस सुनसान रास्ते को पार कर ही रहा था कि हवा का एक झोंका अचानक ही मिट्टी उड़ाने लगा और उस उड़ती हुई मिट्टी की वजह से कुछ मिट्टी के महीन कण मेरी आंखों में पड़ गए, जिस कारण मैं अपनी आंखों को मसलने लगा। लेकिन जब तक मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने देखा कि मेरी आंखों के सामने गीदड़ का एक बहुत ही बड़ा सा झुंड खड़ा था, जो लगातार मेरी तरफ देख रहा था। उनकी आंखें इस कदर मुझे घूर रही थी मानो आज वो सभी मुझे अपना खाना बनाने वाले हैं। उस वक्त मैंने अपने पैर तुरंत पीछे की तरफ मोड़ लिए और लगातार वापस हाईवे की तरफ भागने लगा, क्योंकि अब मुझे पता चल चुका था कि इस जगह पर एक पल के लिए रुकना भी मेरे लिए खतरा साबित हो सकता है। जिस वजह से मैं बिना कुछ सोचे समझे लगातार दौड़ता ही रहा, मगर ये रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा था। मैं अब काफ़ी दूर भाग चुका था। शायद ये मेरी ज़िंदगी की आखिरी दौड़ थी, क्योंकि लगातार दौड़ लगाने के बावजूद भी मैं उस जगह तक पहुंच ही नहीं पाया जिस जगह के लिए मैं लगातार उस जंगली रास्ते से भाग रहा था। तभी मुझे उस रास्ते से सटी हुई एक छोटी सी झोंपड़ी दिखी। पहले तो मुझे उस झोंपड़े के अंदर कोई भी दिखाई नहीं दिया। फिर बाद में मैंने सोचा कि शायद अपने आप को बचाने का सिर्फ यही एक रास्ता है, जिस वजह से मैं उस झोंपड़ी के अंदर पहुंच गया। लेकिन जैसे मैं उस झोंपड़ी के अंदर दाखिल हुआ तो मुझे उस झोंपड़ी के अंदर से बहुत ही भयानक बदबू आने लगी। यह बदबू ऐसी थी कि मैं अपनी ज़िंदगी में इस बदबू को पहली बार सूंघ रहा था। मैं तुरंत उस खंडर पड़ी झोंपड़ी से बाहर निकलने लगा, लेकिन तभी मुझे मेरे पीछे से आवाज़ आई, अगर तुम अपनी जगह से एक कदम भी आगे बढ़े तो तुम्हारी मौत बिल्कुल निश्चित है। और फिर जब मैं पीछे मुड़ा तो मैंने देखा कि एक बूढ़ी अम्मा जस्ट मेरे पीछे खड़ी थी। उसने किसी साधु संत की तरह कपड़े पहन रखे थे। वह बूढ़ी अम्मा एक मुस्कुराहट देते हुए बोली, शायद तुम जानते नहीं हो, इस रास्ते पर जो भी रात में आने की हिमाकत करता है उसे अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ता है। अभी भी तुम किस्मत वाले हो जो तुम्हें इस खौफ के रास्ते से बचने के लिए एक सही ठिकाना तो मिल गया। दरअसल उस बूढ़ी अम्मा ने बाद में जो बताया उसे सुनकर तो मैं पूरा हिल गया। दरअसल उन्होंने मुझे बताया कि उसकी भी मौत इसी रास्ते की वजह से हुई थी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि इस वक्त जिस शख्स के साथ मैं खड़ा हूँ वह कोई इंसान नहीं बल्कि प्रेतों की दुनिया का ही एक जीव है, जिसने मुझे अभी तक कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की है। लेकिन मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर यह बूढ़ी अम्मा कहना क्या चाहती है। उस बूढ़ी अम्मा ने कहा, वैसे तो इस रास्ते से बच कर निकलना आसान नहीं है, खासकर रात के लगभग 11 बजे के बाद।
यह रास्ता पूरे तरीके से हैवानों का हो जाता है। अगर तुम्हें यहाँ से बचकर निकलना है तो उसके लिए तुम्हें खुद अपना रास्ता बनाना होगा। मैं उस बूढ़ी अम्मा की इन बातों को समझ पाने में बिल्कुल नाकाम था, लेकिन बाद में मुझे समझ आने लगा कि अगर मुझे यहाँ से बचकर निकलना है तो मुझे यहाँ से किसी खुफिया रास्ते को ढूंढना होगा। शायद वही है यहाँ से बचने का एक उपाय। लेकिन काफ़ी देर देखने के बाद भी मुझे कोई रास्ता मिला नहीं और फिर थक हार कर मैं वापस से उस झोंपड़े के एक कोने में बैठ गया। और तभी मेरे फ़ोन में एक मैसेज आया, और जब मेरे फ़ोन में एक मैसेज आया तो मैं अपना सर पकड़ते हुए अपने आप पर ही गुस्सा होने लगा, क्योंकि काफ़ी देर से मेरी जेब में मेरा फ़ोन मौजूद था। मैं चाहता तो अपने घर वालों को फ़ोन करके इस जगह पर बुला सकता था, लेकिन वह कहते हैं ना कि जब इंसान मुसीबत में होता है तो वह कठिनाई से निकलने का रास्ता ही भूल जाता है, और कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी था। मैं अपने फ़ोन के बारे में ही भूल चुका था, लेकिन जब मैंने अपना फ़ोन निकाला तो मेरी सारी उम्मीदें एकदम से ख़त्म हो गईं, क्योंकि मेरे फ़ोन में नेटवर्क ही नहीं था। रात के लगभग 2 बज चुके थे, लेकिन मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि आखिर मेरे फ़ोन में ऐसा कौन सा मैसेज आया था जो बिना नेटवर्क के भी पहुंच गया। लेकिन फिर पता नहीं कहां से एक लकड़ी जोर से मेरे सर पर लगी, जिस वजह से मैं अपनी आंखें बंद करके तुरंत ही ज़मीन पर लेट गया। जब तक मेरी आंखें खुली तो मेरे सारे घर वाले मेरे आसपास बैठे हुए थे, और मैं उसी सड़क के किनारे पर लेटा हुआ था जहाँ पर इस घटना ने मेरे साथ मुलाकात की थी। मेरे घर वालों ने बताया कि काफ़ी देर ढूंढने के बाद मैं उन लोगों को सड़क के किनारे पर मिला, लेकिन अब वहाँ पर कोई भी झोपड़ी नहीं थी, जिसे देखकर मुझे भी अपनी निगाहों पर यकीन नहीं हो रहा था। फिर उस दिन के बाद मैंने उस रास्ते को देखना भी छोड़ दिया। गांव के लोगों का मानना है कि उस इलाके में गीदड़ मौत का एक मुख्य कारण है, क्योंकि काली ताकतें उस जगह एक गीदड़ का रूप लेकर इंसानों को अपना खाना बनाती हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसे ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।